मीर रजा को गुलिस्तान जौहर की झाड़ियों के करीब छोड़ने वाला ड्राइवर सामने आ गया है। आखिरी वक्त तक मीर रजा क्या करते रहे ये आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा मीर रजा के ब्लड से कौन सा खतरनाक केमिकल मिला है, जिब्रान नासिर ने मीर रजा के कातिल का भी बता दिया है। उन्होंने इस खतरनाक कातिल की कुछ निशानियां बताई हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक नया इंकशाफ ये हुआ है कि मीर रजा 28 जुलाई शाम तकरीबन 4 बजे तक जिंदा था। मीर रजा के साथ 12 घंटों तक क्या होता रहा, मीर रजा के दोस्तों को मिलने वाली धमकियों का भी आपके सामने रखेंगे। मीर रजा की फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब फोरेंसिक के लिए मीर के सैंपल्स लिए गए उससे 20 घंटे पहले उनकी डेथ हुई थी। जिब्रान नासिर ये कह रहे हैं कि मीर 28 जुलाई शाम तकरीबन 4 बजे तक जिंदा था। आखिरी सीसीटीवी फुटेज में मीर को सुबह के 4:38 पर देखा गया है। 4:38 से शाम के 4 बजे, ये 12 घंटे बनते हैं। इन 12 घंटों में मीर को बहुत मारा गया। न सिर्फ मारा गया बल्कि उनकी नसों में एक लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाई गई। नाज़रीन, वैसे लोकल एनेस्थीसिया तब दी जाती है जब जिस्म के किसी भी हिस्से को सुन्न किया जाना हो ताकि दर्द महसूस न हो, लेकिन यहाँ ये चीज नसों में लगाई गई। मीर को जब मारा जा रहा था दर्द उनको बहुत हो रहा था, मगर वो शोर भी नहीं कर सकते थे और खुद को बचा भी नहीं सकते थे। ये बात केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में सामने आई है कि उन्हें इस किस्म का कोई इंजेक्शन लगाया गया था। 12 घंटों तक रजा अगवा था। अगवाकारों ने रजा पर बहिमाना तशद्दुद किया। रजा के लिप्स सूजे हुए थे, खोपड़ी की हड्डी फ्रैक्चर्ड थी। ये तब होती है जब किसी रॉड से हमला किया जाए या उस जैसी कोई चीज यूज की जाए। रजा की शर्ट से गन शॉट रेजिड्यूज पिछले हिस्से से ज्यादा मिले, मतलब गोली पीछे से मारी गई है। रजा अपने साथ गन इसलिए लेकर गया होगा क्योंकि उसे अंदाजा था मैं जिनके पास जा रहा हूं वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जिब्रान नासिर ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर रजा को भी कोई ऐसी बॉडी दिखाई गई होगी जिससे रजा डर गया होगा और इसी वजह से उसने 3 करोड़ रुपए वाला मैसेज किया होगा जिसमें लिखा था कि मुझे 3 करोड़ रुपए की अर्जेंट नीड है, नहीं तो मैं हो सकता है सुबह जिंदा न बचूं। नाज़रीन, ये वो गैंग भी हो सकता है जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को किसी तरीके से किडनैप करके उनका अकाउंट खाली करवाता हो। इसीलिए तो रजा के अकाउंट में जितने भी पैसे थे उन्होंने अपने वालिद को भेज दिए थे। ये भी हो सकता है कि रजा को पता हो कि ये गैंग मुझे अगवा करके डिजिटल पैसे ट्रांसफर कर देगा, इसलिए उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे और मोबाइल फेंक दिया था। मुमकिन तौर पे रजा को ये डर भी था कि मैं अगर कैश लेकर जाऊंगा तो ये मुझसे छीन लेंगे, तो उसने 39,000 रुपए घर रखे जबकि सिर्फ 1,000 रुपए अपने पास रखे। रजा को ये डर भी हो सकता है कि ये मुझसे महंगा मोबाइल फोन छीन लेंगे, इसीलिए तो उसने वो मोबाइल फोन फेंक दिया था। वो आईफोन 17 प्रो मैक्स था, तकरीबन 7 लाख रुपए का फोन था। या फिर ये भी हो सकता है कि रजा को पता हो कि ये लोग मुझे अगवा करेंगे, मैं अपना मोबाइल फोन इधर फेंक देता हूं ताकि मेरी फैमिली या पुलिस मुझे इस फोन की मदद से ढूंढ सके। जिब्रान नासिर ये कहते हैं कि ये गैंग जिसने रजा को अगवा किया, मारा, ये एक मुनज्जम और तजुर्बेकार गिरोह हो सकता है। जो रजा की बॉडी के साथ किया गया ये काम किसी एक बंदे का तो हो ही नहीं सकता। इस गैंग को यह भी पता है कि बायोमेट्रिक से इंसान की शनाख्त होती है। इस गैंग ने रजा के हाथों पर तेजाब छिड़क दिया था ताकि फिंगरप्रिंट्स मिट जाएं और उनकी शनाख्त न हो पाए। रजा के चेहरे की तमाम निशानियां तेजाब छिड़क कर मिटा दी गई थी। फैमिली ने उनको उनके कपड़ों से, चप्पल से और बालों से पहचाना था। रजा की पॉकेट्स बाहर की तरफ निकली हुई थी। इससे शक ये होता है कि उन कातिलों ने रजा की तलाशी ली होगी और ये देखा होगा कि कहीं उनकी पॉकेट्स में कोई CNIC या कोई आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं। पुलिस ने अभी तक न उस कचरे वाले को पकड़ा है न उस बाइक वाले को पकड़ा है जो मीर की बॉडी मिलने वाली जगह से तकरीबन 8 घंटे पहले गुजरा था और 22 सेकंड्स तक वहां रुका भी था। जिन तरीकों से मीर रजा के कातिलों तक पहुंचा जा सकता है उनमें से एक तरीका उस इलाके की जियो फेंसिंग भी है। जियो फेंसिंग से यह पता चल सकता है कि उस एरिया में जब से मीर रजा अगवा हुआ उसके बाद उनकी बॉडी मिली तब तक कितने मोबाइल फोन्स करीबी टावर से एक्टिवेट थे। आपको पता है कि इस वाकये के 13 दिन गुजर जाने के बाद जब दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी उसने जियो फेंसिंग करने का कहा है। आपने मीर रजा के वालिद के मुख्तलिफ बयानात सुने होंगे जिनमें वो ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को रजा के दोस्तों के नंबर्स दिए ताकि उनसे तफ्तीश हो, तो पुलिस ने रजा के उन दोस्तों को धमकाया, डराया और ये कहा कि आप रजा की फैमिली से ना मिलें और रजा के हक में होने वाले मुजाहिरों या एहतजाज में भी न जाएं। रजा के वालिद ने वसीम बादामी के शो में भी ये कहा कि मैं ये बात किसी अंदाजे की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं रजा के दोस्त से कॉल करने के बाद ये बात आपके सामने रख रहा हूं। रजा के वालिद ने बताया कि वो बच्चे रजा के साथ फर्स्ट क्लास से अब तक साथ थे। पुलिस के धमकाने की वजह से वो हमारे पास भी नहीं आ रहे। मीर रजा के कॉल डेटा रिकॉर्ड को केस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया था। ये काम भी नई इन्वेस्टिगेशन टीम ने स्टार्ट किया है। रजा के वालिद ने जिस गेस्ट हाउस पर पहुंचकर इस शक का इजहार किया था कि यहाँ हो सकता है रजा को लाया गया हो, उस गेस्ट हाउस का DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
वो एसएचओ फिरोजाबाद अपनी गाड़ी की डिग्गी में लेकर घूम रहे हैं। ये हो रही है इन्वेस्टिगेशन रजा के केस में। उस डीवीआर से अपनी मर्जी की फुटेजेस मीडिया को दी गई कि ये चलाओ। रजा के वालिद तो अब तक ये कहते हैं कि मुझे इस गेस्ट हाउस के अंदर की वीडियो नहीं दिखाई गई है। रजा के कातिलों तक पहुंचने का एक तरीका उसकी स्मार्ट वॉच भी है जो उसके मोबाइल फोन से कनेक्टेड थी। उससे कुछ चीजें मिल सकती हैं जो इस केस को आगे बढ़ाएं। मगर आपको पता है कि वो स्मार्ट वॉच पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह समीउल्लाह सुमरो अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। उन्होंने उस वॉच का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, मगर वो मीडिया को अपनी पसंद के कुछ मैसेजेस निकालकर भेज रहे थे और मीडिया उनको चला रहा था। पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम में एक बंदा ऐसा भी था जो इस वक्त आजाद कश्मीर में मौजूद है, और उस टीम में एक मेंबर ऐसा भी शामिल था जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले 5 करोड़ रुपए भत्ता लेने के इल्जाम में इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था। इससे आपको पता चलता है कि सिंध हुकूमत कितनी सीरियस थी इस केस को सॉल्व करने में। वो तो अल्लाह भला करे शाहजेब खानजादा और डॉक्टर सुमैया सैयद का, जिन्होंने इस केस को उठाया, हकायक सामने लाए, तब जाके ये केस यहां तक पहुंचा है। मीर रजा की जहां से बॉडी मिली है उस लोकेशन के करीब उसको ड्रॉप करने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का इंटरव्यू भी सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि रजा उस दिन बहुत खुश था। जो लोकेशन रजा ने डाली उसका रास्ता कुछ और था, जबकि रजा ने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां से चलना है, और रजा बार बार ये कह रहा था कि मुझे जल्दी पहुंचाओ। रजा को जो म्यूजिक पसंद था वो भी अपने मोबाइल से वो लगा रहा था। जब उस ड्राइवर से ये पूछा गया कि क्या रजा को रास्ते में किसी का फोन आया था, तो उसने बताया कि मुझे सही से याद नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा वाकया हो जाएगा, तो मैंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बहरहाल रजा उस दिन बहुत खुश था, उसे कोई टेंशन नहीं थी जो महसूस की जा सके। नाज़रीन, इस केस में 3 काम हो सकते हैं। एक ये कि हमारी पुलिस बहुत ही नाअहल है, उससे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा ये भी हो सकता है कि पुलिस अहल तो है मगर बहुत ही सुस्ती से इस केस पर काम कर रही हो। तीसरा काम ये हो सकता है कि पुलिस पर ताकतवरों का दबाव हो, जो रजा के कातिल हो वो पुलिस से भी तकड़े हो। ये काम भी हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया, उसके बाद रजा की कब्र कुशाई होना थी, उससे 6 घंटे पहले रात के 3 बजे हैदराबाद से एक नोटिफिकेशन निकला। डॉक्टर सुमैया के अलावा मेडिकल बोर्ड में सारे डॉक्टर्स को निकाल दिया गया। तो कोई तो है जो पुलिस की नाअहली छुपा रहा था या फिर उन कातिलों के साथ मिला हुआ था। अब पुलिस को सिर्फ रजा के कातिल ही नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि यह भी पता करना चाहिए कि कौन था वो ताकतवर जो रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करवा रहा था।